नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 9 अक्टूबर 2020। हो क्या रहा है कि आजकल वैसे तो द हिंदू में कोई अच्छे आर्टिकल नहीं आ रहे, जैसे कि कल कोई अच्छा आर्टिकल नहीं था जिस वजह से हमारा कोई वीडियो पब्लिश नहीं हुआ था, और आज भी कोई ज़्यादा खास आर्टिकल नहीं है। लेकिन देख लेते हैं जो डिस्कस करने लायक हैं आज। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल दिया उसका नाम है कीपिंग विजिल इवन ड्यूरिंग अनयूजुअल टाइम्स। इस आर्टिकल का कंटेंट है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला यह जा रहा है कि इस पैंडेमिक की महामारी में गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड किया गया जिस पर कोई ऑडिटिंग ही नहीं की गई। उस मनी पर जिसके लिए आज ऑडिटिंग की बात बोली जा रही है कोविड-19 के इक्विपमेंट्स पर जो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर द्वारा परचेज़ किए गए। आज कोविड-19 के केसेस भारत में काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड होते ही जा रहे हैं। इसके लिए हर एक स्टेट सेंटर द्वारा काफ़ी रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है जिससे इस कोविड-19 को रोका जाए। लेकिन आज कर्नाटक स्टेट लेजिस्लेचर पब्लिक अकाउंट कमिटीज़ द्वारा मांग की गई थी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से कि ऑडिटिंग कराई जाए कोविड-19 के लिए भी इक्विपमेंट्स को ख़रीदा गया उनके लिए उन पर। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के पाटिल के द्वारा एक मीटिंग की गई और जहां पर CAG को कार्य सौंपा गया कि CAG एक अपनी स्पेशल टीम कमेटी को बनाए जिससे कोविड-19 के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं उस पर एक निश्चित डेटा मौजूद हो भारत के। और बोला गया कि CAG द्वारा एक ऑडिट कराया जाए एक्सपेंडिचर के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कितने फ़ंड को इस्तेमाल किया गया है, जो फंड स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा इस स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड द्वारा कोविड-19 के इक्विपमेंट्स को ख़रीदा गया है कई डिस्ट्रिक्ट्स में। आगे बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल द्वारा 2000 करोड़ के फंड को यूज़ में लाया गया जिसके द्वारा कोविड-19 के इक्विपमेंट्स को ख़रीदा गया था, लेकिन वो प्रोडक्ट्स सारे लो क्वालिटी के थे और जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी मार्केट प्राइस से, जिससे आज पॉलिटिक्स द्वारा ही करप्शन किया जा रहा है। डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए जब एक आपदा आती है तब उस समय पर ह्यूमंस की लाइफ सेव करने में और उनकी सफरिंग को कम करने के लिए बहुत सारे फंड कार्य किए जाते हैं जो उन्हें बचाते हैं, लेकिन जहाँ पर रूल्स प्रोसीजर कम होते हैं जिसकी वजह से करप्शन होता है। एक इमरजेंसी समय पर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, अर्बन, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, जहाँ पर सभी द्वारा स्टेप लिए जाते हैं जल्द से जल्द ह्यूमंस को सेव करने के लिए, लेकिन उन्हीं जगहों पर करप्शन भी किया जाता है। और मिस्टर पाटिल द्वारा एक पेटिशन भी दिया गया कर्नाटक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस को, क्योंकि ट्रीटमेंट करते वक्त पर्सनस के साथ बहुत सारा उनके राइट्स का वॉलेशन किया जा रहा था, उन पर ध्यान ना देकर उसकी शिकायत की गई उस कमीशन द्वारा। आज जितनी भी परचेजिंग की गई गवर्नमेंट द्वारा, अगर उनकी हर एक लेवल की पर ऑडिटिंग की जाएगी जिससे शायद एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट होगी, कैसे डिज़ास्टर को मैनेज किया जाता है अगर जैसे कोई आपदा आती है, और जिससे अच्छी ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी आएगी, सर्विसेज को अच्छे से अवेल किया जा सकेगा, अच्छे से रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करके अच्छे से हर एक लेवल पर गवर्नमेंट की गवर्नेंस की जा सकेगी। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुरी बॉडी है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक मनी एक्सपेंडिचर पर ऑडिटिंग करना गवर्नमेंट के, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, गवर्नमेंट द्वारा लाए गए स्कीम्स और उनके एक्सपेंडिचर को जिससे अच्छे से गवर्निंग की जाए सेंटर के साथ अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपल पर भी। और आज इस पैंडेमिक में भी ऑडिटिंग की जानी चाहिए जिससे पता लग सके कि जितना फंड एलोकेटेड किया गया उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, कैसे इस्तेमाल किया गया है। इस पैंडेमिक में ज़्यादा ध्यान दिया गया ह्यूमंस की लाइफ को सेव करने में और उनकी प्रॉब्लम्स को कम करने में। ये अच्छी बात है, लेकिन बिना रूल्स, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स के करना ये गलत है। पर्सन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन पर कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की ऑडिटिंग होनी चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक लार्ज अमाउंट को यूज़ किया गया है, जिसके लिए एक ऑडिटिंग हो जिससे पता लग सके कि गवर्नमेंट द्वारा कितने अच्छे से कार्य किए गए, क्योंकि आपदा के समय पर इन सब पर ऑडिटिंग ही नहीं की जाती जिससे करप्शन बढ़ता है। CAG द्वारा एक रिस्ट्रक्चर किया गया ऑफिस डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट को लेकर, जो हेल्थ, वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगा। जितना भी एक सेंट्रल एक्सपेंडिचर किया गया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, और CAG द्वारा कोविड-19 के लिए जितने भी डील्स की गई हैं उनकी ऑडिटिंग होगी, जितने भी प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया गया है, और सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉय, स्टेट इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स की सारी जानकारी ली जाएगी जिससे ऑडिटिंग हो। और इक्विपमेंट्स के लिए लाए एग्रीमेंट्स, ड्रग्स जितने भी परचेज़ किए गए सेंटर गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत उन सब पर ऑडिटिंग की जाएगी। पॉलीक्लिनिक्स होंगे, लेबॉरेटरी, हॉस्पिटल, सभी पर ऑडिटिंग होगी सेंटर द्वारा।
कैसे खर्च किया गया उन पर इस महामारी को मैनेज करने के लिए। आगे बोला जाता है कि अभी एक रिपोर्ट द्वारा यह शो किया गया है कि जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत सेंटर द्वारा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सिर्फ 34.19 लाख लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, पेंशनर्स भी, एमपीज़ भी, जिन सब के लिए सेंटर द्वारा 5,113 करोड़ को खर्च किया गया था। और इसका हाफ एक्सपेंडिचर को ड्रग्स खरीदने में यूज़ किया गया था 2014 से 15 में और 2018 से 19 के ईयर में। इस सर्वे के अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट द्वारा कैसे सर्विसेज को डिलीवर किया जा रहा है और किस प्रकार के इक्विपमेंट्स क्वालिटी को खरीदा गया है गवर्नमेंट द्वारा। सिर्फ इस फंड का हाफ ही फंड को यूज़ किया गया था मेडिसिन्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्या है आज। और आज एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज़ की ऑडिटिंग की जा रही है, जिनको बनाया गया है लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाने के लिए इनिशियल स्टार्टिंग लेवल्स पर, और जहां पर हर एक पर्सन को हेल्थ केयर सिस्टम मिले। गवर्नमेंट के जितने भी अन्य बॉडीज़ हैं उन्हें अपने एक्सपेंस पर ध्यान देना चाहिए था, जो एक्सपेंस उनके द्वारा बनाया गया था इक्विपमेंट्स को ख़रीदने में इस लॉकडाउन में। और इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट द्वारा बहुत बड़े एक्सपेंडिचर को यूज़ किया गया था, लेकिन जिनकी कोई भी ऑडिटिंग ही नहीं की गई। आज ऑडिटिंग के द्वारा गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी हुए कार्य को अच्छे से देखा जा सकेगा और इम्प्रूव किया जाएगा। वैसे एक डिज़ास्टर को मैनेजमेंट किया जाए आगे से, कैसे उसके लिए प्रिपेयर रहें और कैसे इस डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट को कम किया जाए। रूल्स के अनुसार होना यह चाहिए कि सभी गवर्नमेंट द्वारा और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास अपने एक्सपेंडिचर पर एक नज़र होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें अपने एक्सपेंस पर ऑडिटिंग करानी चाहिए, जिससे एक डिज़ास्टर को अच्छे से कंट्रोल किया जाए। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज़्म ही नहीं था उनके पास। परचेज़ एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए जितने भी कार्य किए गए उन सब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, क्योंकि CAG द्वारा तभी ऑडिटिंग की जा सकेगी, उसके द्वारा इकॉनमी एफिशिएंसी इफ़ेक्टिवनेस को नापा जा सकेगा। गवर्नमेंट की लाइफ फंक्शंस के पर फंड को इस्तेमाल में लाने से कितना उसे यूज़ किया गया, कितना भी ठीक रहा और कितना उन प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिवनेस से लागू किया गया था। ऑडिटिंग द्वारा एक्सपेंस को देखा जा सकता है, गवर्नमेंट द्वारा कितना एक्सपेंडिचर किया गया, इसमें पता लग सके उस इक्विपमेंट्स की क्वालिटी क्वांटिटी का और कितने अच्छे आउटकम्स निकले उससे। इन सब के लिए कोविड-19 से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट से ड्रग्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो भी बनाए गए महामारी के लिए, जिससे डेटा को निकाला जा सके और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी का पता लग सके। आगे बोला जाता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के समय इमरजेंसी के लिए समय लाए एग्रीमेंट्स, फॉरम, डील्स और उनसे रिलेटेड एक्सपेंडिचर में कोई जानकारी नहीं होती है, उनकी कोई ऑडिटिंग नहीं होती है, जिससे ये हमेशा एक सस्पेक्ट एरियाज रहते हैं जहाँ पर करप्शन होता ही रहता है। और इस कोविड-19 की महामारी में कोई ऑडिटिंग नहीं की गई, जिससे हो सकता है कि कुछ फ्रॉड पर्सन द्वारा इस फंड से कुछ मनी को ख़त्म किया जा रहा हो, जो फ़ंड पब्लिक के लिए इस्तेमाल में होना था, जिस फ़ंड पर कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते और ऐसे फ़ंड का कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना होना, जिस पर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है करप्शन का। CAG एक स्टैचुरी बॉडी है जो इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए कार्य नहीं करती। इसी बॉडी द्वारा भी डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए फ़ंड को यूज़ किया जाए और इसी द्वारा मैनेज किया जाए रिलीफ ऑपरेशंस में, जिससे ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके अच्छे से फिनेंस के साथ में। और जहाँ पर इनके द्वारा लाइफ प्रोसीजर्स को एक्सेप्ट किया जाए और इनका पूरा कंट्रोल हो इन मैनेजमेंट में, जिनसे इनके द्वारा पूरा रिकॉर्ड हो हर एक मटेरियल का, इसमें पूरी एक्यूरेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और सारा डेटा अवेलेबल हो, जिससे एक विश्वास बनाया जा सके उस पर्सन का जो एक पब्लिक द्वारा चुना गया है, जिससे टैक्स पेयर को भी हेल्प मिलेगी और पब्लिक को भी उन गवर्नमेंट रिसोर्सेज को, फंड को और असेट्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी उन रूल्स रेगुलेशन के साथ में, सेफ्टी के साथ। और इस CAG द्वारा ही मैनेजमेंट करने से जल्द थ्रेट को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस को स्ट्रेंथन बनाया जा सकेगा और रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल होगा, जो इकॉनमी को एफिशिएंट बनाएंगे, इफ़ेक्टिव बनाएंगे, जिससे बेनिफिशियरी पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और उन प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकेगा ह्यूमंस के अंतर्गत में। अंत में बोला जाता है कि आज इंटरनल ऑडिटिंग होनी चाहिए
रूल्स प्रोसीजर के साथ में, डिज़ास्टर रिलेटिव फंड्स में, मैनेजमेंट में और उनके प्रोसेस में, जिनसे उन्हें और बेहतर बनाया जा सके। अगर ऑडिटिंग होगी तो लीडर्स को डर रहेगा पकड़े जाने का। अभी ऑडिटिंग ना होने से इन डिज़ास्टर एलोकेटेड फंड का गलत इस्तेमाल होता है। जैसे कि ऑडिटिंग होगी जिसमें स्टैंडर्ड प्लान्स के साथ, पूरे एप्रोप्रिएट एविडेंस के साथ ऑडिटिंग के लिए, जहां पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है ऑडिटिंग पर ही। और जितनी भी पब्लिक एजेंसीज़ हैं उन्हें अपने मैनेजमेंट में ऑडिटिंग लानी चाहिए, जिनसे रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो, पता लग सके, और रूल्स एंड रेगुलेशन और डॉक्यूमेंट्स के लिए उनका सारा ब्यौरा हो, जिससे प्रोग्राम्स को अचीव किया जा सके और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके ह्यूमंस को अच्छे तरीके से, जिससे इकॉनमी में ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ किया जा सके। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई द्वारा अभी दूसरी बार मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। यह थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी है 2020 की, 2020 से 21 की तक की अक्टूबर 9 को जिसे हेल्ड किया गया था, जिसको हेल्ड किया जाना था अक्टूबर 1 को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा ज़्यादा जोर लगाया गया, तब जाकर इस मीटिंग को हेल्ड किया जा रहा है। वैसे मीटिंग को पास्ट में किया जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा अपने 3 नॉमिनीज़ का चयन ना करने से समय पर उस 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, जिसके कारण पास्ट में मीटिंग्स को हेल्ड ही नहीं किया गया था। और यह पहली बार है कि आरबीआई द्वारा दोबारा से एक ही कुछ मंथ्स में रिव्यू किया जा रहा है एक मीटिंग से। गवर्नमेंट को पता होने के बावजूद भी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो नॉमिनी थे, जिन्हें 4 साल पहले चुना गया था, उनका टर्म एक्सपायर्ड हो जाएगा इस साल अगस्त में, जिसके बावजूद कोई भी नॉमिनी को चुना ही नहीं गया। और एमपीसी की मीटिंग्स मींस कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स को अप्रैल में हेल्ड किया जाना था, लेकिन कोविड के स्प्रेड होने से सब बंद रखा रह गया था, जिससे ना तो मीटिंग हुई और ना ही नॉमिनीज़ को चुना गया। लेकिन गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा समय था अगस्त के बाद भी, जब इस पॉलिसी के लास्ट मीटिंग में रिव्यू चेंजेस लाए गए थे। इतने ज़्यादा डीले के बाद आज न्यू मेंबर आशिमा गोयल को चुना गया है, जो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी पर कार्य करेंगी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट शशांका बीडे को चुना गया है और जयंत आर वर्मा को चुना गया है, जो सेबी मेंबर थे और जो फाइनेंशियल मार्केट स्कॉलर हैं, जिनके इस एमपीसी कमेटी में कार्य किए जाएंगे जिनके द्वारा। लेकिन इनकी फर्स्ट मीटिंग 24 घंटे में होगी अभी, और इनको इसके लिए पहले से रेडी रहना होगा। आगे बोला जाता है कि अगर नॉर्मल टाइम होता इंडिया की इकॉनमी का, तो इतना बड़ा डिले किया गया है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जो सिचुएशन है ना, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इंडिया की कोविड के कारण। इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इनकी लास्ट एमएसपी के मीटिंग के बाद बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। आज इनको पॉलिसी रिव्यू करनी होगी, चेंजेस करने होंगे पॉलिसी में, क्योंकि ऑफिशियल डेटास के अनुसार इकॉनमी में 23.9% तक की गिरावट आई है क्वार्टर फर्स्ट में, और जॉब्स और इनकम धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही हैं, और इन्फ्लेशन रेट, महंगाई धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, 6% से रेट से ऊपर जाती जा रही है, जो आरबीआई द्वारा 2016 में भापा गया था और सेंटर द्वारा, जिसके लिए इन दोनों द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था। आज गवर्नमेंट द्वारा 12 लाख करोड़ का बोरोइंग प्लान को लेकर आया जा रहा है, जिसमें वह उसी में फंसी हुई है और जिसके बारे में अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और स्टेट द्वारा आज बोरिंग की जा रही है, जिससे वे अपने जीएसटी कंपनसेशन की कमी को पूरा कर सकें। इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, इन सब के लिए इस कमेटी द्वारा आज ध्यान दिया जाना था, लेकिन आज इनकी पॉलिसीज़ में रिव्यू किया जाए इनकी कमेटी द्वारा, जिससे इंडिया की फिस्कल मॉनेटरी में रिवाइव आ सके। आरबीआई इन्फ्लेशन को कम किया जाए और ग्रोथ की जा सके एक फिजिकल ईयर में। इन्हीं प्रॉब्लम से आज एक इन्वेस्टर द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती इंडिया में, अगर इन इश्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता। इंडिया में अगर इन इश्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे बोला जाता है, कुछ एक्सपर्ट द्वारा राय दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि इंडिया की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स ले, जिनसे कुछ फंड को एलोकेटेड किया जाए इकॉनमी में, जिससे इकॉनमी को रिवाइव किया जा सके। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब उनकी पॉलिसीज़ के डिसीजन को बनाया जा सकेगा इन मीटिंग्स, इन कमेटीज़ द्वारा। और पास्ट में 2 आरबीआई डिप्टी गवर्नर
की वैकेंसीज़ खाली थी जिन्हें एक टाइम पीरियड तक पूरा ही नहीं किया गया था, जिनको पूरा किया जाना था, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा 6 महीने लगे थे उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, जिससे फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को बनाया नहीं गया था, जिससे प्रोग्रेस ही नहीं की जा सकती थी। और अंत में बोला यह जाता है कि एक इन्वेस्टर द्वारा तभी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एक कंट्री में जब एक कंट्री का पॉलिसी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, अन्यथा एक इन्वेस्टर उस कंट्री में इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है सीजरिंग द डीएनए। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है क्रिस्पर केस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर जीन्स एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा डीएनए में अगर कोई प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन वायरस होता है तो उससे पहले ख़त्म किया जाता है और फिर उस जगह को इम्प्रूव किया जाता है इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी द्वारा। इसी को बोलते हैं क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे बड़ी गेम चेंजर माना जाता है इस टेक्नोलॉजी को, और इस टेक्नोलॉजी के लिए साइंटिस्ट द्वारा अच्छे से रिसर्च डेवलपमेंट की गई है। आज उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जैसे कि इमैनुअल कार्पेंटर और जेनिफर ए डॉडना को, इनके द्वारा आज इस टूल को बनाया गया जो इस टेक्नोलॉजी को इजी बनाता है, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इस नोबेल प्राइज़ से। और आगे बोला जाता है कि इस ईयर के प्राइज़ में केमिस्ट्री के लिए प्राइज़ सभी वुमेन टीम मेंबर्स को सम्मानित ज़्यादा किया गया है, जैसे कि डॉक्टर कार्पेंटर द्वारा आरएनए मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर्ड किया गया जो एक हिस्सा है इम्यून सिस्टम के बैक्टीरियाज का, जो एनिशिएंट इम्यून सिस्टम में पाया जाता था। क्रिस्पर केस के सीक्वेंस को प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा, और जिसके बाद वायरस के सीक्वेंस को नष्ट किया जाता है उनके डीएनए को, जो वायरस का होता है डीएनए। और डॉक्टर जेनिफर ए डॉडना द्वारा बैक्टीरिया जेनेटिक सीजर्स को रिक्रिएट किया गया टेस्ट ट्यूब में, जिसके द्वारा बड़े ही आसानी से डीएनए में वायरसेस के सीक्वेंस को ख़त्म व चेंज किया जा सकता है। इस टूल द्वारा न्यू रिफॉर्म अप्रोचेस को बनाया जा सकता है डीएनए में, और आने वाले समय में एक पर्सन की लाइफ में चेंजेस बड़े ही आसानी से किए जा सकते हैं। इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा आज बहुत कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं एक ह्यूमन लाइफ्स में। पिछले 6 सालों में इस क्रिस्पर केस द्वारा ह्यूमन डीएनए में चेंजेस किए जाते हैं, पर जिनके लिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स थे, जिनके बाद कुछ डिसीज़ के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि कुछ डिसीज़, कुछ प्रकार के कैंसर्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बोला जाता है कि 2016 में चाइना द्वारा फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया गया लंग कैंसर के लिए, जहां पर क्रिस्पर केस 9 द्वारा उस लंग कैंसर के जीन्स में एडिटिंग करके उस कैंसर को ख़त्म किया गया था। इस टूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जीन्स में आई डिसीज़ को क्योर करने के लिए, लेकिन जिसके लिए एक प्रोसीजर ट्रायल्स के द्वारा ही किया जाए। आगे बोला जाता है कि आज टेक्नोलॉजी से आज डेवलपमेंट काफ़ी हुई है, जैसे कि लास्ट ईयर चाइनीज़ रिसर्चर द्वारा इस क्रिस्पर केस 9 टूल का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक मदर के पेट में बेबी के जीन्स में एडिटिंग की गई, उसके उन जीन्स में मॉडिफिकेशन लाई गई जहाँ पर HIV इन्फेक्शन था, जिसके कारण इस टेक्नोलॉजी को लिमिटेड किया गया, क्योंकि ऐसा कोई अग्रीमेंट, कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई गई जिससे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ ना हो। एक बेबी के बॉर्न होने से पहले उनके जीन्स में एडिटिंग ना की जाए, क्योंकि ये एक नेचर के अगेंस्ट है। इस टूल का इस्तेमाल ह्यूमंस पर नहीं बल्कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में किया जाना चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ किया जाए, प्लांट्स की स्पीशीज़ पर, क्वालिटी पर, उनसे पैदा होने वाली डिसीज़ पर, और वाइल्ड स्पीसीज़ का डोमेस्टिफिकेशन हो, जिससे उन्हें भी वर्ल्ड में सस्टेनेबल गोल्स में डाला जा सके। इस टूल द्वारा एडिटिंग की जा सकती है जीन्स में क्रॉप्स के, जिससे क्रॉप्स की वैरायटीज़ को अपडेट किया जा सकता है और वर्ल्ड की एग्रो इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से प्लांट के डीएनए में एडिटिंग से न्यू वैरायटीज़ को बनाया जा सकता है। और आज यह लाइफ साइंस का महत्वपूर्ण टूल है, जिसे अच्छे हाथों से सही जगह पर यूज़ करना चाहिए। ये था आज हमारे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।